हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो अपना थोड़ा सा इसका नेक्स्ट का रह गया अभी, तो इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से चर्चा करके आज इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक जो लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, आई होप आपको वो अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे यदि बात करते हैं तो हमने ये इतने तक तो जान चुके थे ये कि लोकतांत्रिक मतलब व्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो लोगों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो चाहे वो इनडायरेक्ट वे में हो। तो इस यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। देन उसके बाद हमने ये भी समझा था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल वो करती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि जब भी कोई व्यक्ति हो तो क्या है कि वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा कि जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत ना हो। राइट, और बिल्कुल सही है कि जब भी आप यदि लोकतांत्रिक कंट्री की बात कर रहे हो तो आपके देश में ये तो ऑब्वियस है कि होना ही चाहिए कि यहाँ का रहने वाला एक किनारे का भी व्यक्ति या एक कोने में भी रहने वाला व्यक्ति, झोपड़ी में भी रहने वाला व्यक्ति, वो भी क्या है कि भूखा ना सोए। ठीक है, ये एक लोकतांत्रिक देश में जो भी सत्ता में है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन उसके बाद हमने ये भी देखा था कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने के समान भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था कि हर नागरिक को क्या होता है कि सूचना की समान उपलब्धता होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए और बुनियादी संसाधन और उसकी पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, और ये आप सभी को पता होने चाहिए कि आप एक लोकतांत्रिक कंट्री में रह रहे हो, आप एक डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगर हम ये जो आदर्श पढ़े, दो आदर्श थे, तीन आदर्श, तो इनसे ले क्या है कि आदर्श पैमानों के आधार पर आज भी शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। यानी कि जो अभी 3 पॉइंट हमने पढ़े कि कोई भी भूखा ना सोए, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, उनको हर एक संसाधन की क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो यदि इन आदर्शों को यदि हम लेते हैं तो शासन, आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। ठीक है, कि जब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो उस हिसाब से जो हमें चाहिए वो डिमांड पूरी नहीं कर रहा, फिर हम इतना इसको प्रायोरिटी क्यों देते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इससे होता क्या है कि हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। ठीक है, और इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है, हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। और यहाँ पे बताया गया है कि अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। यानी कि अभी जो चैप्टर आने वाले हैं या कि हम बात करें क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोग और भी इसको विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, और इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है। ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र है वो हमारे जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और हम ये जान चुके हैं कि ये प्रासंगिक कैसे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि हमारे परिवार में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हम देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से, यानी कि सब इकट्ठे रहते हैं, एकजुट रहते हैं, सबकी सोचें अलग अलग हैं, फिर भी वो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है सबकी राय वहाँ पे मानी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति है, हमने स्कूल में बात की कि स्कूल में भी कुछ यही कंडीशन होती है, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी व्यवस्था है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का है कि जहाँ पे हर एक जो भी उस कम्युनिटी में है उसको शामिल किया जाए।
अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कंट्री के लिए ही ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूपों यानी कि रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। अब यहाँ पे यदि हम इक्वलिटी जो राइट्स होता है या इक्वलिटी यहाँ पे बात करें तो इक्वलिटी के लिए जो भी क्या होता है कि इसको यदि हम बेस मानते हैं समानता को, और इसमें क्या होता है कि विचार विमर्श के जो भी बुनियादी सिद्धांत को यदि माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला कई तरह का हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे बताया गया कि आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का क्या है, सबसे आम रूप है। जो भी शासन व्यवस्था है उसका लोकतंत्र एक बहुत ही इजी टाइप का कह सकते हैं कि एक सिंपल वे में इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। देन इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो बीच बीच में दिया हुआ अध्याय 4 में अध्याय 5 में तो अभी बताया गया है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं। वो एक होता है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो डेमोक्रेसी के बारे में बस हमका क्या है कि हम लोग उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बस इस लेसन में जान रहे हैं। इस क्लास में पूरे में बस यही जानने वाले हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो और भी जो है वो सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह का काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि इसमें बताया गया है कि कोई भी जैसे गांव की जो ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायतें लगती हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए। और हाँ, ये ग्राम सभा जो है इसको हम लोग ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत जो भी है हमारे, हम 6th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, आप लोग पहले के भी वीडियो देखा करिए। यदि जो भी न्यू स्टूडेंट है जो देखे हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं आप लोग देखा करिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा 6 से लेके 8 तक पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी चल रही है इसमें हम लोग अब पूरा अच्छे तरीके से डिटेल्स इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि गांव की ग्राम सभा को इसी तरह के काम करना चाहिए। यानी कि सही है कि जब भी आप कोई भी यदि फैसला लेते हो गांव के लिए, तो गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं तो गांव की जनता को आप बैठा के वहाँ पे बैठक लगती है। आप जो भी गांव से होंगे यदि आपको पता हो तो गांवों में क्या होता है कि बैठक वगैरह लगाई जाती है, पंचायत बैठती है। ठीक है, उसमें जनता जाती है गाँव की, जो जो उनके वार्ड की समस्या होती है, क्योंकि गाँव जो होते हैं कई सारे वार्ड में बटे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी सेक्टर होंगे वो अपने अपने जाएंगे, वहाँ से अपनी समस्याएं सुनाएंगे। ठीक है, यदि गांव का कोई निवासी नहीं जा पाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक ग्राम पंचायत में क्या होते हैं कि जितने भी वार्ड होते हैं उनमें से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, जिसे सरपंच ग्राम का मुखिया होता है, उप सरपंच जो कि हर एक वार्ड में चुना जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ से आपका वो जो उप सरपंच होंगे आपके वार्ड के द्वारा ही वो चुने जाएंगे और फिर आपके प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ जाके अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको और अच्छे तरीके से यदि समझना हो तो क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो भी क्लासें हैं आप उनको देखिए, बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बात करें हम तो क्या है कि इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश को आदर्श लोकतंत्र नहीं है। यानी कि इसका सीधे तौर पे हमने जो भी पढ़ा कि कुछ ऐसा खास होता नहीं है जो आदर्श दिए गए हैं, तो सीधे तौर से हमको एक ही इसका मतलब निकल रहा है, समझ में आ रहा है कि एक किसी भी देश में एक आदर्श लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम कई बार बता चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। फिर लोकतंत्र कैसे परफेक्ट हो जाएगा जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है। तो चलो ठीक है, अदर लोगों से बेहतर ही है, बट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। भैया अभी ये मिनिमम इसकी जो भी शर्तें हैं, तो लोकतंत्र की अभी ये बहुत छोटी छोटी शर्तों के बारे में हमने बात की है, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। ठीक है, इनसे क्या होता है कि आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यदि कोई एक आदर्श लोकतंत्र है तो वहाँ पे निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक होना चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए और यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए क्या करना होता है कि हम लोकतांत्रिक, यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि चलिए ठीक है कि आपने एक बार कर दिया कि डेमोक्रेसी व्यवस्था है यहाँ पे और ऐसा ऐसा है कुछ, तो हम एक बार कर देते हैं बहुत जोरों शोरों से, मतलब अच्छा खासा जोश है हमारे अंदर, हमने कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो जोश क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है और लोग खुद से, मतलब जो भी लीडर है वो खुद से फैसला ले लेते हैं। अभी आपको यदि पता हो तो अभी करंट की ही न्यूज़ है, शायद अक्टूबर की है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे एक्ट पास किए गए जो भी कृषि से रिलेटेड थे, कई सारे एक्ट पास किए गए। वहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ एक व्यक्ति, जो एक दो व्यक्ति थे, मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत है। ठीक है, जहाँ पे यदि हम बात करें तो राज्यसभा के मेंबर की संख्या आपको पता है, लोकसभा के मेंबर की संख्या पता है, तो वहाँ पे संसद भवन जब वो बिल पास हो रहा था तो एकदम खाली टाइप का दिख रहा था। ठीक है, यानी कुछ लोगों ने ही उस बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया और धड़ाधड़ एक बिल नहीं कई सारे बिल वहाँ पे पास किए गए हैं, मेजोरिटी ना होते हुए भी। यानी कि सीधे तौर पे इसमें जो बताया जा रहा है कि फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और उससे मजबूत करने की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है, हमेशा हमें अपडेट होने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, कि क्योंकि जब हम एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम उसका थोड़ा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो सही नहीं होता, व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। ठीक है, और यही होता है फिर। और बिल्कुल जस्ट का आप एग्जाम्पल लेंगे तो देखिएगा, यदि आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है और नहीं पढ़े हैं तो आप सर्च करिएगा, वहाँ पे कई सारे बिल हैं जो कि संसद भवन, उसका पिक्चर भी द हिंदू में दिखाया गया था, एडिटोरियल ही था वो पूरा। तो आप वहाँ पे देखेंगे, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी संसद भवन खाली है। ठीक है, सारी कुर्सियाँ खाली थी, कुछ एक दो कुर्सियाँ भरी हुई थी जो भी बैठे थे, और उतने में बिल पास हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या है। उसके बाद क्या है कि नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। ठीक है, और नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो वो भी क्या करता है कि लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में अच्छे तरीके से मदद करता है। दैट मीन्स हेल्प करता है कि हमारे कोई भी काम अच्छे हैं तो चलिए ठीक है कि अच्छा होगा, बुरे हैं तो कहीं ना कहीं उसका बुरा इफेक्ट कंट्री पे पड़ेगा। ठीक है, यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि कहीं ना कहीं यही एक देश के लिए अच्छा भी है और खराब भी है। और यहाँ पे जो भी है कि देश का जो भविष्य होता है वो शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शासकों के काम काज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है कि किसी भी देश के नागरिक क्या हैं, उनको क्या चाहिए, किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। बिहेव का मतलब इन द सेंस कि आप ये समझिए, सपोज कोई भी, जितने भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं ये पहली बार है, तो हमको कुछ भी ज़रूरत होती है यार तो हमको क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। राइट, हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं अपनी आवाज़ उठाते हैं तभी हमारी बात को सुनी जाती है, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं होगा। यानी कि भले ही लोकतांत्रिक कंट्री इतिहासों में, पन्नों में, किताबों में छाप दी जाए कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, वहाँ की यदि पब्लिक बहुत अच्छे तरीके से जागरूक हो, यदि जनता को लगता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, सपोज यदि महिलाओं के लिए
कुछ ऐसा लग रहा है महिलाओं को कि हमारे खिलाफ ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, यानी जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, वो एक डेमोक्रेसी कंट्री की क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे निवास करने वाले निवासी है, सिटीजन्स है, उसके बाद जो भी है मैन वूमेन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इनका राइट्स है ये, और राइट्स भी है। इसके बाद यदि सरकार को जगाना है तो हमें आवाज़ उठानी होगी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें इसके लिए न्याय चाहिए, यानी कि इक्वलिटी चाहिए। यदि पुरुषों को अधिकार है तो हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। और जो स्थिति पहले चल रही थी, जो प्राचीन काल में चल रही थी, मध्यकाल में चल रही थी, वही आज भी चलती रहती। और बहुत से हमने जो भी आंदोलन के बारे में पढ़ा, वहाँ पे हमने ये भी समझा कि कैसे कैसे इन्होंने आंदोलन किया, मतलब संघर्ष किए, आगे बढ़ के आए, तभी इनके लिए कुछ नियम कानून बनाए जा सके। ठीक है, अदरवाइज यदि नहीं करते तो कहीं ना कहीं आज वो पीछे ही रह जाती। और इतना सब कुछ करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है एक औरत की, और एक आप किसी भी देश की हो, मैं यहाँ की नहीं बात कर रही, बट आप इंडिया में ही देखोगे तो ज़्यादातर यहाँ पे असमानता आपको देखने को मिलती है। बट हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि अमेरिका में औरतों की स्थिति बहुत ही बेटर होगी। ठीक है, वो डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे यहाँ के कंपेयर में अच्छी होगी, बट हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि पेट्रियार्टी वाला चलता है अपना, पितृ सत्तात्मक जो भी है, कि औरतें जो हैं वो क्या करें। कि यहाँ पे आप एक बात सोचिएगा, आप में से बहुत सारी बहनें भी होंगी, तो मैं उनसे एक बात करना चाहूँगी कि इसमें होता है कि अभी हम बात करते हैं, जैसे सपोज कि यहाँ पे इक्वलिटी राइट्स मिला हुआ है। ठीक है, इक्वलिटी राइट्स है कि आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जाति के आधार पर तो ठीक है, आपका जो भी आ गया हिंदू मुस्लिम, और हिंदू में भी जो भी कई सारी जातियाँ हैं उनके आधार पर। देन उसके बाद लिंग के आधार पर यदि हम बात करें तो एक स्त्री और पुरुष में आता है। ठीक है, अब इसमें ठीक है हमको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, बट सपोज अभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सी, मैं ये यथार्थ घटना बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है लड़कियों के साथ कि उन्हें सपोज यदि वो शादी नहीं हुई, ठीक है, कहीं भी फैमिली मेम्बर अच्छे हैं तो बेटर, अदरवाइज यदि वहाँ पे शादी नहीं होती लड़कियों की और बाद में होती है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप जॉब छोड़ो या तो घर छोड़ो। ठीक है, यानी कि आपको घर संभालना है, पैसा हम कमा रहे हैं। अब ऐसे भी उनके सामने सिचुएशन आती है, तो कुछ तो चलिए ठीक है, जिनको देशभक्ति ही करनी है तो फिर तो वो भैया तुम ही जाओ, साइड हटो। लेकिन कुछ की मजबूरी होती है, और बहुत सारी लड़कियां जो है वो घर को ही चुनती हैं। बहुत सारी लड़कियां, आप कभी कहीं पे पढ़िएगा तो देखिएगा, वहाँ पे ऐसी लड़कियां हैं जिनको कि ये काम करने पड़ते हैं। ठीक है, कि उनकी भी इच्छाएं होती हैं हम भी समाज सेवा करें, बट वही एक मनी से सेंस लगा के कि, और इसका जो भी मेहनत की आपकी वैल्यू है, कोई नहीं रह जाता। मतलब आपको घर में रहना है, घर में बच्चे देखना है, बस हमारी सारी ठेकेदारी है, तो वो ऐसा कुछ घर के द्वारा प्रेशर किया जाता है। ठीक है, आप नहीं यदि काम करोगे तो फिर घर से जाना होगा, या तो घर में रहना है तो फिर जॉब छोड़नी होगी, और छोड़ती भी है क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाती है वो। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो इक्वलिटी है वो किस स्तर पे हमको दिखाई देती है। बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही थी, और ये सिर्फ एक लिंग के आधार पर ही नहीं, जितने भी हमारे दिए गए हैं उन सब के आधार पे सुधार हुआ है, लेकिन सुधार तभी हो पाया है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अभी जो मैंने बताया, तो सपोज बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जो कि चलिए ठीक है, हम बहुत ज़्यादा, बहुत ही रेयर केस ऐसे होता है कि महिलाएं डट के विरोध करती है कि नहीं, मुझे जॉब करनी है तो करनी ही है। ठीक है, बहुत ही आपको रेयर केस देखने को मिलेगा कि यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो वो घर को ही प्राथमिकता देती हैं, अपनी जॉब को नहीं, उनको छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पूरा ये जो बताया गया कि डेमोक्रेसी कंट्री में अच्छा खराब तो लोगों के द्वारा ही बनता है।
हमारे काम जैसे होंगे हमारा देश वैसा होगा। हम यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज किसानों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, दलितों की स्थिति बेटर नहीं हो पाती। हम जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे कि किस आधार पे लोगों को, मतलब एक था ना कि आप जिस काम को कर रहे हो बस, या कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो भी वंशज हैं, सपोज आप एक कुम्हार के घर में पैदा होते हो, वहाँ यदि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया जाता है तो फिर आपका ये राइट्स नहीं था कि आप एक डीएम बनने का सपना देखें, ठीक है, या कोई एक आप बहुत बड़े ऑफिसर बनने का सपना देखें, क्योंकि आपको बताया जाता था सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बनाने हैं, उसके अलावा तुम कहीं और कोई काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम उस वंश में पैदा हुए, उस जाति में पैदा हुए जहाँ पे ये काम किया जाता है। जब प्राचीन काल की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे होता था, ठीक है। देन उसके बाद जो भी है क्या है कि जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, कुछ भी हो, जब काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें बदलाव आना स्वाभाविक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो बदलाव आया क्योंकि लोगों को ये पता धीरे धीरे चलने लगा था कि ना तो कोई ये जो बने हुए हैं भगवान है, पंडित हैं, जो भी हैं, तो ये कुछ होते नहीं हैं, ठीक है। जैसे ये इंसान है, उनको इतना पता लगा कि ये इंसान है, वैसे हम भी एक इंसान है, हमें भी उतने ही अधिकार मिलना चाहिए जितने इनको मिल रहे हैं। और उन्होंने आवाज़ उठाई, फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई, तब उनको ये मिला, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे जनता शासन से ज़्यादा, जो भी शासक है वहाँ के, उनसे ज़्यादा उनका जनता का रोल होता है, ठीक है। तो जनता के कामकाज पर ये निर्भर करता है। अब उसके बाद आता है कि यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है, यानी कि ये जो चीज़ है कि शासन का कम हो, शासक का कम अधिकार हो, जनता का यानी कि रोल कम हो, जनता का ज़्यादा हो, ठीक है। तो यही क्या करती है लोकतंत्र को, जो भी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं उनको क्या करती है, अच्छे तरह अलग कंट्रियों से अलग करती है। दैट मीन्स अलग कंट्रियों का मतलब है कि जैसे जो भी तानाशाही यानी कि राजशाही व्यवस्था है, जहाँ पे भी तानाशाही व्यवस्था है, या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं के, मतलब अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो इनसे क्या करती है, ये जो व्यवस्था है उसको अलग करती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा ले। जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, यानी कि ये जो हमने पढ़ा राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, और भी जो अन्य दल के जैसे सैनिक व्यवस्था वगैरह चलता है, ये लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, अलोकतांत्रिक हम कह सकते हैं। तो यहाँ के ये चाहते हैं सरकारें कि कोई अदर जो भी पर्सन है वो राजनीति में हिस्सा ना ले, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। और इसीलिए लोकतंत्र में, मतलब कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि इतना जो हमने पढ़ा कि पूरा लोकतंत्र के बारे में, हमने ये भी देखा कि जीवन के और भी क्षेत्रों में इसकी प्रासंगिकता है, बट लोकतंत्र को ही फोकस क्यों किया गया और राजनीति को ही इसमें मुद्दा क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें यदि फोकस करते हैं हम तो काफ़ी बेटर होगा। जब भी हम पढ़ाई होती है, चैप्टर यदि हमारे रखे गए हैं तो चैप्टर इसीलिए रखे गए हैं कि जो भी बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, तो जब वो पढ़ेंगी तो क्या होंगी, इन सब बातों से वो कहीं ना कहीं परिचित होंगी, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो क्या होंगे कि इनसे परिचित होंगे कि हाँ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये हमको राइट्स मिले हुए हैं, और यदि कोई हमारा शोषण करता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही पूरा बताया गया है, पूरा ये जो जो चैप्टर है। आई होप कि आपको लोकतंत्र के बारे में पूरा तो नहीं बट थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है थोड़ा इसको आप लोग खुद से कर लिया करिए, छोड़ा मत किया करिए, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो एक अच्छे वे में तैयार हो जाता है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपना चैप्टर। तो आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो बिंदास तरीके से, ठीक है।